ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों को जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने सारी चीज़ों को बताया है बेसिक में, टाइप्स ऑफ मटेरियल को लेकर के। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा लेक्चर लिया है, फिर एक पूरा लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिया है। आज का लेक्चर होगा रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस आप बहुत सिंपल समझते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो उसके मार्ग में, उसके रूट में जो एक अपोज क्रिएट किया जाता है, एक विरोध उत्पन्न किया जाता है, उसी को करंट रेसिस्टेंस कहते हैं। वो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे टर्म हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट में एक टॉपिक छूट गया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट कौन सी क्वांटिटीज है, मतलब वो स्केलर है या वेक्टर है, तो आप कौन सी क्वांटिटीज बताएंगे? ठीक है, इस बात को आप कैसे बताएंगे कि आपका जो करंट है वो क्या है, वो स्केलर है और वेक्टर है। करंट कौन सी क्वांटिटीज है, इसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे किसी को? मान लीजिए आप स्केलर का डिफिनीशन अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आपका मास कितना है, तो आपने बताया 20 kg। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब आपका द्रव्यमान हमने पूछा, तो आपने बताया मेरा द्रव्यमान 20 किलोग्राम है या मैं 20 किलोग्राम का हूँ। तो द्रव्यमान यानी कि मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड आपने बताया, बात आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं ना कहा कि मेरा ऊपर वाले डायरेक्शन में 20 किलोग्राम है, नीचे 10 किलोग्राम है, दाएँ कुछ और है, बाएँ कुछ और है। ऐसा कुछ कोई दिशा तो आपने नहीं बताई ना, सिंपल बताया 20 kg है, तो सीधे मास आपका स्केलर हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे टाइम पूछता है, भाई आपके घड़ी में क्या बज रहा है, तो आप बता दिए 4 बज रहा है, 5 बज रहा है। तो टाइम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तरह का कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हुई, तो भाई टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटीज हो गया। ऐसे मान लीजिए पूछता कि भाई आपकी लंबाई कितनी है, तो आप बताएं कि मेरा जो लंबाई है वो मैं 6 फुट का हूँ या 5 फुट का हूँ। तो आपने केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताया। मैग्नीट्यूड का मतलब मान का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी हो, जैसे 5 फुट, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, समथिंग कुछ भी, ठीक है, सब मैग्नीट्यूड है, मान है, ठीक है। तो ये स्केलर हो गया। वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है, तब जाकर के बात कंप्लीट होती है। समझ रहे हैं ना? यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, यानी कि मान के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ती है, तब जाकर के बात कंप्लीट होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके सामने मार्कर रख दिया और मैं कहा आओ इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो जब यहाँ पर आएंगे 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया 5 न्यूटन, लेकिन हमने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, आपसे सिर्फ इतना कहा कि 5 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाओ। तो यहाँ जब आप आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 न्यूटन का फोर्स हम किधर लगाएं, मतलब हम लेफ़्ट लगाएं, राइट लगाएं, अप लगाएं, डाउन लगाएं, किधर लगाएं 5 न्यूटन का फोर्स। तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि राइट लगाना है या लेफ़्ट लगाना है या अप लगाना है या डाउन, तब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो आपका फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। उसी प्रकार अगर हम करंट की बात करें तो करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। सिंपल है, अगर एसी है तो फेज टू न्यूट्रल, अगर डीसी है फेज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू फेज, अगर डीसी है तो प्लस से माइनस। सिंपल है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है। फिर भी यह स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, कोई भी क्वांटिटीज वेक्टर तभी होगी जब उसमें 3 कंडीशन फुलफिल होगा। 3 कंडीशन कौन कौन सा? कि उसमें मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन हो और वो वेक्टर अलजेब्रा रूल को भी फॉलो करता हो, वो आपका क्या होता है? एसी होता है।
तो प्रेशर और करंट इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन एक कमी ये होती है कि वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे दो कंडक्टर आपने 90 डिग्री पे लिया है, इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 90 डिग्री पे ऐड होना चाहिए। यहाँ पे आपका 90 डिग्री पर अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल करंट 90 डिग्री पर निकालेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री वाला इसका कंडीशन क्या होता है कि अगर दो कंडक्टर हैं, आप कह सकते हैं कि अगर हम ला या पैरेललोग्राम से आप देखिए तो इसका मान क्या होगा, आप डिटरमाइन करिए इसका मान क्या होगा। इसमें ला या पैरेललोग्राम मेथड आप लगाइए तो 5 एम्पियर 2 एम्पियर के करंट है 90 डिग्री पर ये मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू लें जो आसानी से इनका रूट निकाला जा सके। तो हम यहाँ पे 3 और 4 ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं। तो अगर ला या पैरेललोग्राम मेथड से हम देखेंगे तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो 9 + 16 प्लस क्या होगा 2ab 2 × 3 × 4 × cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो यह क्या हो जाएगा 25, और इसका आंसर आया कितना 5। लेकिन जब मल्टीमीटर से हम यहाँ पे नापते हैं ना, तो यहाँ पे जो टोटल करंट आता है वो 7 एम्पियर आता है। इस प्रकार जो आपका वेक्टर अलजेब्रा रूल है वो करंट क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। बस यही कारण है कि आपका जो करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटीज में आती है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा रूल को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये जो है स्केलर क्वांटिटीज में आता है, चाहे वो आपका AC हो चाहे वो आपका DC हो दोस्तों। तो इसके साथ इसमें डायरेक्शन है तो एंगल भी रहेगा, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड भी है, सब कुछ है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा रूल को ये फॉलो नहीं करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं रेसिस्टर के बारे में। किसके बारे में, रेसिस्टर के बारे में। इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतिरोधक, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक, रेसिस्टर। तो प्रतिरोधक क्या चीज़ होती है, रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर एक युक्ति होती है, ठीक है, एक तरीके का एक डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में करंट फ्लो का विरोध करती है या करंट फ्लो का अपोज करती है। इसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वह युक्ति मतलब वह डिवाइस जो सर्किट में करंट फ्लो का ध्यान दीजिएगा अपोज करती है। अपोज का मतलब विरोध, करंट फ्लो का अपोज करता है, क्या कहलाता है, रेसिस्टर कहलाता है दोस्तों, ठीक है, रेसिस्टर कहलाता है। और इसके इस गुण को ध्यान दीजिएगा, इसके इस गुण को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके इस गुण को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो हम रेसिस्टेंस का बार बार नाम लेते हैं और रेसिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका, रेसिस्टर का। बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं जिसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो रेसिस्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो जो आपका जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टर शब्द से ही बना हुआ है। तो रेसिस्टर एक प्रकार की क्या होती है, ऐसे युक्ति होती है, आप मार्केट में इसको खरीद सकते हैं,
ठीक है, इस प्रकार का इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको आर प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर है और इसमें जब करंट फ्लो होगा, चार्ज जब इसमें फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है जब चार्ज फ्लो होगा तो एटम से टकराएगा, एटम से टकराएगा तो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो इसके मार्ग में इतने ऑब्स्टेकल आते रहते हैं, इतने बाधाएं आती रहती हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है, ह्रास होती रहती है। तो वही बाधाओं को तो रेसिस्टेंस कहते हैं। तो चूँकि पूरी लंबाई में वो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से उनको एक जगह पे करके कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो जब करंट फ्लो होता है ना, तो एटम से टकराकर अपनी एनर्जी लॉस करती है। वो एनर्जी जो लॉस करती है वही हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। तो संपूर्ण कंडक्टर के रेसिस्टेंस को हम एक जगह पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे इससे संबंधित कुछ नियम्स हैं, उस नियम को हम बाद में देखेंगे। पहले हम रेसिस्टर शब्द से संबंधित जो भी बातें हैं हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, बस सिंपल समझिए किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वह लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके अनुप्रस्थ काट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है भाई, लंबाई जितने ज़्यादा होगी, चार्ज जितने लंबाई में फ्लो करेगा उसके मार्ग में उतनी ही बाधाएं आती रहेंगी। तो रेसिस्टेंस तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसमें तो कोई बात नहीं। लंबाई जो होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लंबाई क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए एल के जगह पे 1/a लिख दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए आप अपने सामने एक रबड़ ले लीजिए, रबड़, तो रबड़ को जब आप तानेंगे ना, यानी कि जब उसकी लंबाई बढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे दोनों साइड में, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे जब रबड़ को ऐसे आप स्ट्रेच करेंगे ना, तो दोनों साइड में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी कम होगी। इसका मतलब जब लेंथ बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब यहाँ लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए यल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, यल व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। तो इसीलिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। क्या आप कह सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो गया। ठीक है, मतलब ए के क्या हो गया, रेसिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यहाँ एल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम मिलाएंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो ρL/A हो जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू ρL/A हो गया। तो देखिए जब भी कोई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? ताकि ये दोनों साइडों को बराबर कर सके। भाई प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा है, ये निश्चित नहीं है कि दोनों साइड बराबर ही हों, ये निश्चित नहीं है। तो अगर ये मान लीजिए N/A का रेशियो बढ़ रहा हो तो ये उसको रिड्यूस करके इसके बराबर कर देगा। अगर L/A का रेशियो घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो ये जो कांस्टेंट है वो इसको बढ़ा करके इसके बराबर कर देगा। इसीलिए कोई ना कोई एक कांस्टेंट बीच में आ जाता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रो इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिव के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी होती क्या है, हम उसको हम बात करते हैं। तो देखिए रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। रेसिस्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसके आगे लिखिएगा, जस्ट इसके आगे आप लिखेंगे क्या, जस्ट इसके आगे आप लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ऊपर लिख देते हैं, जहाँ रो क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यह एक क्या है,
यह एक नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये पदार्थ के प्रकृति पर, ये पदार्थ के किस मटेरियल का बना हुआ है, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ के लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि प्लेटिनम का है कि किस मटेरियल का है, अलग अलग पदार्थ की रेसिस्टिविटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके कंपोजिशन पर निर्भर करता है और दूसरा टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से होता क्या है कि क्रिस्टल कॉन्स्ट्रक्शन में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो क्रिस्टल कॉन्स्ट्रक्शन में चेंजिंग आने की वजह से रेसिस्टिविटी में भी चेंजिंग आ जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नियतांक है, यह केवल किस पर निर्भर करता है? यह केवल मैटर के कंपोजिशन मतलब उसके बनावट, मैटर के कंपोजिशन और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बातों पर रेसिस्टिविटी निर्भर करती है और टेम्परेचर पर क्या करता है? और टेम्परेचर पर निर्भर करता। अगर ये दोनों चीज़ें कंपोजिशन और टेम्परेचर फिक्स रहीं तो हमेशा रेसिस्टिविटी क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है दोस्तों। ठीक है, रेसिस्टिविटी जल्दी चेंज नहीं होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है? फिक्स होती है। केवल यही दो कंडीशन में अगर चेंज हुआ कंपोजिशन या टेम्परेचर, तभी जाकर रेसिस्टिविटी क्या होती है? चेंज होती है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी आपने देखा R = क्या हुआ? ρL/A। तो यहाँ से क्या हुआ? RA = ρL हो गया। तो ρ क्या हुआ? RA/L हो गया। तो अगर हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे ρ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो कोई कंडक्टर है, इफ़ एनी कंडक्टर हैविंग, मान लीजिए कोई ऐसा कंडक्टर है जिसके पास यहाँ पे लेंथ जो है 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेसिस्टेंस होता है वही क्या हो जाती है? रेसिस्टिविटी हो जाती है। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, तो इसका ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है और इसका मीटर होता है। तो कट गया तो क्या आया? ओम मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो क्या आएगा? ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो इसका मात्रक हो गया, यहाँ से मालूम चला। डिफिनीशन अगर देना हो तो क्या? इफ एनी कंडक्टर हैविंग, कोई कंडक्टर है इसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेसिस्टेंस होता है ना, यहाँ से दोनों पुट करिए, तो यहाँ पे ये दोनों पुट करेंगे तो ρ R आएगा। तो जो उसका रेसिस्टेंस होगा ना वही क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें, अगर रेसिस्टिविटी को अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है फिक्स होती है। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है ρCu मतलब कॉपर कंडक्टर की, तो 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। ठीक है, या 1.7 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होती है। दोनों बात एक ही हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कॉपर मटेरियल जो है उसकी मानक के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर कोई कॉपर मटेरियल, इसका मतलब हुआ अगर कॉपर मटेरियल है और इसका अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो और इसका लेंथ 1 मीटर हो, तो पर 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और लेंथ इसका कितना हो? 1 मीटर हो, तो इस कॉपर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1.7 × 10⁻⁻8 ओम होगा। ठीक है, यानी कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले यूनिट लेंथ के
कापर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम, यानी कि डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कापर, उस चीज़ को रेसिस्टिविटी क्या करती है, प्रदर्शित करती है कि पर मीटर कितना ओम रेसिस्टेंस क्या करता है, कितना ओम का रेसिस्टेंस कोई कंडक्टर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसी बात को रेसिस्टिविटी क्या करती है, प्रेजेंट करती है कि उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कितना रेसिस्टेंस मटेरियल के अंदर है, इसी बात को रेसिस्टिविटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो कापर है तो मान लीजिए मटेरियल कापर का ही है तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर किसी भी लंबाई में आप जाएंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएंगे तो उसका होगा क्या, रेसिस्टिविटी आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। भाई रेसिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, जब चार्ज फ्लो हो रहा है, एटम से टकरा रहा है, एटम उसको रोक रहा है, उसको विरोध उत्पन्न कर रहा है, वहीं से रेसिस्टेंस आ रहा है ना। तो अगर वो चीज़ें सेम रह गई हर मटेरियल के लिए तो परमाणु समान होगा, तो अगर वो चीज़ें परमाणु अगर सेम रह गए, यानी कि जो क्रिस्टल कॉन्स्ट्रक्शन अगर वो सेम रहा तो रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन या बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर अगर किसी मटेरियल का कंपोजिशन ही चेंज कर दिया जाए तो उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होती है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि पर मीटर एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार IES में, ठीक है, एक बार IES में क्वेश्चन पूछा था, देखिए उस क्वेश्चन को हम आपको सामने प्रेजेंट करते हैं और आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पक्का है कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यदि किसी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ यहाँ पे लिखें इफ़ एनी कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टर का लेंथ 2 गुना, 2 टाइम्स, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे, 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तथा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उसका क्रॉस सेक्शनल, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा, मतलब हाफ, आधा का मतलब हाफ कर दिया जाए तो उसके रेसिस्टिविटी का रेशियो बताइए। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ये बता दिया। फिर हमने बता दिया आपको रेसिस्टिविटी जो होती है उससे संबंध में किस पर वो डिपेंड करती है, जैसे कंपोजिशन, टेम्परेचर, जो लेंथ है, वो चीज़ें आपको बता दिया। यहाँ पे आपका कह रहा है किसी कंडक्टर का लेंथ अगर 2 गुना 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/2 कर दिया जाए, तो उसके रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा आप जानते हैं ρ1/ρ2 पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि लंबाई बढ़ाने घटाने, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने घटाने से रेसिस्टिविटी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा, यानी कि 1:1 का रेशियो होगा। अब इसमें बहुत लोग अपना गुणा गणित लगाना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक है। एक लाइन का आपका क्वेश्चन होता है कि आपकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं है, किस पर करती है, टेम्परेचर पर और उसके कंपोजिशन पे करती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानना होगा, समझना होगा। जैसे रेसिस्टेंस सबसे पहले किन किन कारकों पे निर्भर करता है। रेसिस्टेंस से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रेसिस्टर, बहुत सारे टाइप होते हैं, उसका अलग अलग यूनिट होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी अलग अलग होता है। फिर लैंप का कंडीशन पढ़ेंगे, फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे, फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो रेसिस्टर से रिलेटेड है उन सारी टर्मिनोलॉजी को हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। कलर कोडिंग पढ़ेंगे, बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी हमने रेसिस्टेंस का एक फार्मूला बताया, रो एल बाई ए। अगर हम किसी, मान लीजिए कि हमने हमने बेलनाकार इस तरह का कंडक्टर लिया, गोलाकार कंडक्टर लिया, ठीक है, मतलब बेलनाकार कंडक्टर लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। मान लीजिए रेडियस इसका क्या है, आर है। तो यहाँ पे रेडियस इसका आर है, तो अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर इसके हम डायमीटर की बात करें तो क्या होगा, डी होगा। तो एरिया ए इज इक्वल टू होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू। जाहिर सी बात है डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ पे हम डी बाई टू को पुट कर दें तो जो आपकी एरिया होगी वो क्या होगी, पाई डी स्क्वायर अपन 4 होगी। जाहिर सी बात है डी स्क्वायर है 2 दूना 4, पाई डी स्क्वायर अपन 4 होगी। यानी कि एरिया आपका क्या निकल के आ गया, पाई डी स्क्वायर अपन 4 निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस का फार्मूला निकल के आएगा, यहाँ पे क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपन 4 करके, तो यानी कि 4 रो एल अपन पाई डी स्क्वायर। तो रेसिस्टेंस यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि रेसिस्टेंस किन किन कारकों पे डिपेंड कर रहा है। रेसिस्टिविटी, लेंथ, डायमीटर। डायमीटर में किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टेंस, उसके डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करता है, डिपेंड करता है किसके, कंडक्टर के डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो ये सारे कारक हैं जिसमें रेसिस्टेंस क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। फार्मूले का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने हमने लिखा है। अब हम डिफरेंट कंडीशन की बात करते हैं रेसिस्टर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशंस को देखते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, उन सब बातों को यहाँ पे हम बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस पर हम बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किस विषय में, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट। मान लीजिए कोई कंडीशन है, रेसिस्टेंस R1 है, रो L1 बाई A1। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, सीधी बात है, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर, एक कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो इसका लेंथ है वो L1 है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, जो इसका रेसिस्टेंस है R2 है, ठीक है। ये आपका कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में हमने इसको क्या कर दिया, खींच दिया, बढ़ा दिया, कुछ चेंजिंग इसमें कर दिया। तो जो R2 हुआ, रो तो आपका फिक्स है, कॉपर है तो कॉपर है, चेंज हमने किया लेंथ में और क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R1 बाई R2 क्या होगा, रो और रो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो L1 अपन A1 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई L2 अपन A2 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई होगा तो A2 ऊपर चला जाएगा, L2 नीचे आ जाएगा, यानी कि L1 A2 अपन A1 L2। ये आपका एक संबंध बन के आ जाता है जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, आगे चल कर के इसका यूज होगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस पॉइंट को अब ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के संबंध में इसी चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ हमें जो मिलेगा, जैसे L1 अपन L2 इंटू A2 अपन A1, यानी कि पाई D2 स्क्वायर अपान 4 अपान पाई D1 स्क्वायर अपान 4।
ये पाई से पाई सब कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, L1/L2 इंटू D2/D1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक रिलेशन आपके सामने आता है, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू D2/D1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आशा कर रहे होंगे विजिबल हो रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, D2/D1 का होल स्क्वायर हम थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये पहला रिलेशन L1/A2 ये L1A1 इंटू A2L2 और दूसरा रिलेशन L1/L2 इंटू D2/D1 का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन कंडीशंस का अप्लाई किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो देखिए कैसे, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया गया इस तरह से कि यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कंडक्टर की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा। दोगुनी का मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो बहुत आसान है, 2 गुनी कर दिया जा रहा है, सिंपल 2 गुना। मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक कंडक्टर, सेम यही कंडक्टर ला करके इसको जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई L थी, एक इसी लंबाई को ला करके यहाँ जोड़ दिया गया, यानी कि जो आपका टोटल लेंथ हो गया कितना हो गया, 2L हो गया। तो यानी कि आपका जो आपका R1 था वो क्या था, रो L1/A1। अब जो आपका R2 है रो, ये तो आपका सेम है, बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बिल्कुल सेम है, तो ये आपका A1 का A1 ही हो गया। यहाँ पे हमने L2 कितना हो गया, 2L1 हो गया, ये 2L1 हो गया, तो 2 को बाहर कर दीजिए तो रो L1/A1। तो देखिए ये R1 हो गया ना, तो यहाँ पे 2R1 हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है, अगर कंडक्टर की लेंथ 2 गुनी हो जाए तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाता है, कैसे। तो दोस्तों वो ऐसे होता है जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे कि खींच कर, बाय स्ट्रेचिंग, खींच कर अगर 2 गुना किया जाए तब वो 4 गुना रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर स्ट्रेचिंग की बात नहीं की जाए तो 4 गुना कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछता है, तो वो 4 गुना होगा। अब हम ध्यान देते हैं, देखिए अब यहीं पे एक शब्द जोड़ दे कि लंबाई यहीं पे जोड़ दे कि खींच कर 2 गुनी कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए पहले कंडक्टर इस प्रकार था, ठीक है, अब इसको खींच दिया गया, रबड़ की तरह ऐसे खींच दिया गया। तो अब देखिए ठीक है, लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। वॉल्यूम इनकी सेम होगी। ठीक है, अगर 1 लीटर का गिलास मान लीजिए लंबा है तो पतला होगा, अगर 1 लीटर का गिलास चौड़ा है तो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम सेम आनी है ना, तो कंडक्टर तो यही है, सेम यही कंडक्टर यही है, बस खींच दिया गया है। तो जितना इसका वॉल्यूम था अब भी उतना ही वॉल्यूम है, बस लंबाई बढ़ गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर 1 लीटर का बर्तन था तब भी 1 ही लीटर का है, ऐसा तो है ना, वॉल्यूम भी चेंज होगा क्योंकि लंबाई बढ़ी तो एरिया अपने आप कम हो गई, ताकि 1 लीटर का 1 लीटर ही रहे, उससे कम बेसी ना हो। तो इस प्रकार अगर बाय स्ट्रेचिंग लेंथ को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बाय स्ट्रेचिंग। बाय स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है, बाय स्ट्रेचिंग माने खींच कर। तब देखिए, तब यहाँ पे जो आपका रेसिस्टेंस होता है R2 वो होता है N² इंटू R1 के। मान लीजिए स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है, ठीक है, और इसका खींच करके लेंथ क्या कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, किस करके, बाय स्ट्रेचिंग। ध्यान देना है आपको,
मानो खींच करके अगर लेंथ 2 गुना कर दिया जाए तब इसका रेसिस्टेंस n स्क्वायर इंटू R1 होगा। यानी कि जो आपका 2 गुना ये n की वैल्यू है, क्या है ये 2 गुना, यही n की वैल्यू है। खींच कर अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू R1, क्या होगा 4 इंटू R1। तो R1 कितना था 10, यानी कि 40 ओम होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट किया ना, अगर स्ट्रेचिंग के थ्रू हम बता रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट किया ना दोस्तों। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है कि सीधे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 8 गुना हो जाए तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, 8 × 64, नहीं 8 गुना है तो 64 में R1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 640 ओम हो जाएगा। 4 ओम होगा तो 16 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, R1 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 160 ओम होगा। जितना गुना उतने का स्क्वायर करके R1 में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कब, जब स्ट्रेचिंग शब्द लिखा हो तब। अगर 2 गुना लिखा है तब आप ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, स्ट्रेचिंग से भी और सिंपल क्वेश्चन से भी। तो ये जो सामने आपका लिखा है ये 40 ओम, ये आया कहाँ से, इस बात को हम समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, R1/R2 = L1 हमने क्या बताया, L1/L2 × A2/A1। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं L1/A1 × A2/L2। दोनों बात एक ही हुई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने अब हमने प्रूफ किया है, यहीं से हमने इसको लाया है। रो L1A1 रो L2 A2, तो रो से रो कैंसिल हो गया था और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो L1/L2 A2/A1 ये आया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसी से हम निकालेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो जो आपकी सेकेंडरी यानी कि जो दूसरी बार रेसिस्ट लंबाई जो हो रही है वो प्रारंभिक का क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। प्रारंभिक का क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। आयतन दोनों कंडीशन में सेम है, मतलब मटेरियल तो वही है। जितना उसमें पानी तब भी था तब भी पानी उतना ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम तो सेम होगी, V1 और V2 सेम होगा, यानी कि V1 और V2। तो जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तभी ना यहाँ मीटर स्क्वायर मीटर, तभी मीटर क्यूब होगा इसका वैल्यू। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये A1 L1 = A2 L2 दोनों क्या होंगे, कंडीशन में सेम होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये A1 है, L1 है, ये A2, L2 के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2L1 का। किसका, 2L1 का, क्योंकि लंबाई खींच करके 2 गुना किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने L2 के जगह पे क्या पुट कर दिया, 2L1 पुट कर दिया। तो यहाँ L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो A2 = A1/2 निकल के सामने आ गया। तो यहाँ A2 की वैल्यू निकल गया A1 के फॉर्म में, और यहाँ पे आपकी L2 की वैल्यू निकल गया L1 के फॉर्म में। तो L2 की और A2 दोनों की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L2 की वैल्यू 2L1 इंटू A2 की वैल्यू A1/2, और नीचे आपका A1 है, ये है तो A1 यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ L1 से L1 कट गया, A1 से A1 कट गया, तो आपका क्या हुआ, R1/R2 = 2 × 4। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, R2 = 4R1। तो ये यहीं से जो होती है आपकी जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई n²। तो मान लीजिए 2 गुना किए थे ना, तो n² × R1 हो गया। ठीक है, तो 2 गुना था तो 4 हो गया, 4 गुना होता तो यहाँ 16 हो जाता। ठीक है, 8 गुना होता तो ऐसे जो है बढ़ता चला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या देखा, कोई कंडक्टर अगर बाई स्ट्रेचिंग 2 गुना 4 गुना 5 गुना अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो उसका किस तरह से रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ रहा है या घट रहा हो तो इसी प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। आप यहाँ जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर लंबाई के जगह पे आप ध्यान दीजिएगा
अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन हो जाए, कई स्टेप हैं इसमें, एक ही दो स्टेप नहीं है, इसमें कई सारे स्टेप हैं। तो अगर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बता दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उतना ही चीज़ों को बताया जाए जितना आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे अगर कह दिया जाए यदि किसी कंडक्टर, किसकी, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या, क्रॉस सेक्शनल मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना मतलब समझ रहे हैं, 2 टाइम्स। दो गुना कर दिया जाए तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यदि किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप देखिए वहाँ लेंथ आपने 2 गुना किया था और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना कर रहा है, कैसे, खींचकर स्ट्रेचिंग इसमें भी है, खींचकर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका रेसिस्टेंस होता है R2 वो 1/n² इंटू R1 होता है। यदि प्रारंभिक कंडीशन में R1 मान लीजिए 50 ओम है और हमने इसको कितना गुना किया, अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 टाइम्स किया, कितना, 2 टाइम्स किया, तो जो आपका R2 होता है 1/n², यानी कि 2 टाइम है तो n² इंटू R1 कितना है, 50/4 होता है। ठीक है, यानी कि जो R2 होता है रेसिस्टेंस वो कितना गुना किया जाता है उसका स्क्वायर नीचे रहेगा, R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा कि कितना रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब एरिया जब सी बात है, जब कंडक्टर की एरिया बढ़ेगी ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जब ही बढ़ेगा तो मोटा होगा, जितना ही मोटा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, इसीलिए रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस कंडीशन में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमने बताया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अगर वेरी कर रही है तो किस तरह से फार्मूला बनेगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला बना है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, R1 R2 इसी फार्मूले से L1/L2, ये कैसे ये फार्मूला आया ये आपको हमें बताना है। ठीक है, A2/A1 इसी से। ठीक है, फिर वही कंडीशन इसमें भी वॉल्यूम आपका सेम होगा, ये आपका V1 और V2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, सेम वही A1 L1 A2 L2 वही कंडीशन यहाँ भी लागू हो रहा है। यहाँ आपका जो A2 है ना, जो यहाँ पे A2 है वो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो A2 कितना हो रहा है, 2A1 हो रहा है, बस A2 की जगह पे 2A1 कर देना है, L2 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम फार्मूले में यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैंने हिंट दिया है और इससे आपको ये जानना है कि कैसे R2 = 1/n² इंटू R1 होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम स्टडी करेंगे कि अगर डायमीटर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तब रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर लेंथ और डायमीटर दोनों एक साथ वेरी किया जाए तब रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो इतना काम तो आप जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।